का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं हफ्ते भर पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हुआ। सबसे बड़ी खबर जो इस बार पूर्वोत्तर से है वो नागालैंड से आ रही है। नागालैंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। वहां लिजित्सु को हटाकर टीआर जेलियांग को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पिछरोती हैं, जिनसे हम जानेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जो चल रहा है उस पर उनकी क्या राय है, और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में इस हफ्ते क्या खबरें रही। संगीता जी, पहले आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात जो रही इस बार वो था नागालैंड में जिस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो बदला। पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं और क्या रिजल्ट हो सकता है। रिजल्ट हमारे सामने है। गवर्नर ने टीआर जेलियांग को मुख्यमंत्री बना दिया है। अब क्या आप इस पे क्या क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे जो पूरा अपहेवल है इसको आप कैसे देखते हैं? जी, आज तो बहुत अनसर्टेनिटी का एक दौरा जो था 3-4 दिन में पिछले, तो वो खत्म हुआ है। तो इन अ वे खत्म हुआ है। जो एक 47 एमएलए जो 59 मेंबर हाउस है, अभी वैसे 60 मेंबर है, बट इनका एक ये जो एमएलए है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। वो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं। तो उनमें 47 एमएलए की सपोर्ट दिखाई गई है जिलियांग साहब को। लेकिन और 2 दिन पहले फ्लोर टेस्ट के लिए जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है सुजो अली, तो उनको बुलाया था, तो वो नहीं पहुंच पाए। गवर्नर ने बुलाया था। फिर उसके बाद आज जो दिखने को मिला कि एक बड़ी उससे एक बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। मतलब इन कमिंग टाइम्स हमें हमें एक दिलचस्पी लेनी पड़ेगी इस पे कि ये जो संविधान की भी एक बात आती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे गवर्नर के रोल पे क्वेश्चन आए हैं, स्पीकर के रोल पे क्वेश्चन आए हैं, जो ये चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं गए हैं उनके रोल पे, जिलियांग साहब जो आज बने उनके रोल पे, फिर असेंबली सेक्रेटेरिएट के रोल पे। आपको एक बात आज बताओ, आज सुबह असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन जारी की और उसमें जिलियांग जी को एनपीएफ के जो लेजिस्लेटिव पार्टी चीफ व्हिप बताया गया। लेकिन चीफ व्हिप जो है वो ये पार्टी का प्रेसिडेंट तय करता है। तो जो अभी भी ये सुरहोजली जी है, प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने कल रात को इन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट एक चीफ व्हिप अलग इन्होंने नाम दे दिया था जिनका। और जिलियांग साहब अभी फिलहाल सस्पेंडेड है फ्रॉम द पार्टी। तो उसमें फिर कैसे कर दिया ऐसे, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है चीजें, ये सब देखने लायक है कि मतलब कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है ये सब बातें। और बहुत सारी चीजें नई है। जैसे जिलियांग साहब इनको तो पार्टी से सस्पेंडेड है बट फिर भी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट कर रहे हैं जितने 47 एमएलए, ज्यादातर तो एनपीएफ के हैं। तो ये एनपीएफ ने तो व्हिप जारी की थी कि इसकी अगेंस्ट पे जाना है। तो ये अगर सपोर्ट किए हैं आज, तो उसमें क्या इनको सस्पेंड किया जाएंगे और पार्टी से निकाले जाएंगे, तो ये क्या गवर्नमेंट बनेगी जाके। तो ये बहुत कंफ्यूजन से घिरा हुआ अभी भी है। तो मुझे लगता है इन कमिंग टाइम्स पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो ये एक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये स्टेट के जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है जो राजनीति को बहुत क्लोजली देख रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट है, ऑब्जर्वर्स है जो लिखते हैं, एक्सपर्ट्स है, तो इनका कहना है, मेरी बात बहुत ऐसे लोगों से हुई है पिछले 4-5 दिन से जब से ये बात शुरू हुई, तो उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि एक नया पार्टी आया है। मैं आई थिंक 17 या उसमें एक नई पार्टी की गठन हुई है वहां पे। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो डीपीपी कहा जा रहा है, तो उसमें ये है कि ये पार्टी तो वैसे एक फॉर्मर कांग्रेस लीडर थे मिस्टर कोन्याक, ये चिंगवांग कोन्याक, तो उनके नेतृत्व में हुआ है। लेकिन ये वहां पे जैसे एक ओपन सीक्रेट है कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे नेफुरियो, जो सस्पेंडेड थे एनपीएफ के, तो उन्हीं की पार्टी है। तो मुझे तो इनमें इनके कहना है कि शायद कमिंग टाइम्स में ये भी एक रोल प्ले करे। लेकिन इस सारी बातों से एक बात समझ में आता है कि मतलब एक बात तो तय है कि एनपीएफ और बीजेपी का जो एक अलायंस थे, जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक गठबंधन, एक पॉलिटिकल अलायंस जो इतने सालों से चल रहा है 70s से, तो ये जो है इसका मुझे लगता है
अब उम्र ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 2018 में, और एनपीएफ का वैसे भी थोड़ा सा पॉपुलैरिटी डाउन है, और ऊपर से ये जब इतने पावर स्ट्रगल आप देख रहे हैं, ये लोगों में बहुत अच्छी तरह से लोगों ने लिया नहीं है ये बात। तो ये देखने लायक होगी कि ये जो पॉलिटिकल एक जो पब्लिक अनरेस्ट और पब्लिक एक जो एक पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है इस पार्टी को, तो ये क्या एनपीएफ को जाएगी या जिलियांग साहब को जाएंगे, और इसका फायदा क्या बीजेपी और डीपीपी लग के लेंगे। तो ये सब कमिंग टाइम्स में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है नागालैंड नीड्स टू बी वॉच्ड। दर्शकों को बता दें कि चौथी बार हुआ है कि नागालैंड के सीएम बदले, तीसरी बार हुआ है इस इलेक्शन के दौरान तीसरी बार हुई है ये। तो एक तो पहले जिलियांग साहब के अगेंस्ट ही हुआ था, उसमें कहा जाता था कि ये मिस्टर रियो जो है वो उनके पीछे थे, फिर उसके बाद फिर वो कंट्रोल किया गया, फिर उसके बाद ये जिलियांग साहब को स्टेप डाउन करना पड़ा जो अब चीफ मिनिस्टर बने फरवरी में ये, तो फिर उसके बाद अभी फिर जिलियांग साहब फिर क्लेम कर रहे हैं। तो ये तीसरी बार हो, तो लोगों में थोड़ी सी उसमें एक गुस्सा है कि हमने आपको इलेक्शन में जिताए और इतने वो किया, सपोर्ट दिया, और उसके बाद ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती रहती है, ये जो रेबेलियन होती रहती है, उसमें स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो डेवलपमेंट क्या हो रही है, ये पूछने लायक बात है अभी, कि ये देखने लायक बात है कि हो क्या रहा है उसमें। आपको तो पिछली बार हमने बात भी की थी अबाउट दैट ब्रिज, जिसकी कोई सुनवाई नहीं और लोग मरे वहां पे। तो पब्लिक की एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं ये निकल के आएगी 2018 इलेक्शन में। तो ये किसके अगेंस्ट आएगी वो देखना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने बात की थी स्टेबिलिटी की, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में। इस सब का असर जो है वो हमें चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सब जो है चुनाव की तैयारी ही है। बहुत सारे, जैसे हम बात करते हैं, आपने बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा जिम्मेदार है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, भाजपा का तो एक तो नॉर्थ ईस्ट में जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो तो बहुत क्लियर है, और असम की जो एक जबरदस्त विन थी मई 2016 में, तो उसके बाद से इनकी वो जो एक होप्स बढ़ गए हैं कि एक आशा है कि ये पॉसिबिलिटी है। तो वैसे पहले सोचते थे कि नागालैंड में मेन पार्टी के जो रीजनल पार्टी है उसके सपोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक सपोर्ट तो चाहिए नागालैंड में, तो लेकिन ये एनपीएफ होगा या कोई और पार्टी होगा वो देखना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जो ये आज गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसकी कोई मुझे स्टेबिलिटी तो नहीं लगती कि ये कोई एकदम स्टेबल हो जाएगा जब तक इलेक्शन है, ये नहीं लगती है मुझे। क्योंकि एक और बात, ऑपोजिशन भी नहीं है, ये एक यूनिक असेंबली है जिसमें आपको कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेंगे। तो सब एक हर्ड मेंटेलिटी है, सब एक ही साथ चलते हैं। तो ये फिर उससे भी तो बहुत सवाल जवाब और ये सब जो असेंबली में नॉर्मली आपको जो प्रोसीजर्स दिखने को मिलता है वो यहाँ नहीं मिल रही है। तो बीजेपी ही कहीं बार एनपीएफ जो है इनके साथ गठबंधन में फिर भी सवाल पूछते हैं, और जिसके लिए एनपीएफ के साथ थोड़ी भी अनबन भी हुई है इस बारे में। सो ये सब भी मतलब बाद में जाके दिखने को मिलेगा सबका असर थोड़े दिन में। आते हैं नागालैंड से त्रिपुरा पर। त्रिपुरा में पिछले 3 दिनों से काफी ब्लॉकेट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। हाँ, हफ्ता भर हो गया है वहां पर, अभी ये ब्लॉकेट खत्म हुआ है। अलग राज्य की मांग हो रही है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, हाँ, जी। तो ये लोग चाह रहे हैं कि अलग से त्रिपुरा में एक राज्य बनाया जाए। उसकी मांग लगातार उठती रही है, और उसके बाद में वो लोग अभी जो है उनका जो प्रोटेस्ट था वो ब्लॉकेट के रूप में सामने आया। ये जो पूरा सीन है, अलग से एक स्टेट की डिमांड करना, वहाँ सीपीआईएम का गवर्नमेंट है बहुत सालों से, और बाकी सब पार्टी जो है कांग्रेस बीजेपी अब सब प्रोटेस्ट कर रही हैं आईपीएफटी के खिलाफ। इस सब पूरा क्या सिनेरियो है, क्या ये मांग जो है इनकी कितनी जायज़ है, कितनी, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे जितनी जानकारी है, ये जो ब्लॉकेट कल उठा है वो 48
आवर्स के लिए ही केबल है, जो वैसे आपको मीडिया में ये बात नहीं आ रही है। तो मुझे जितना समझ में आया है और जितना मैंने मेरी सोर्सेस से पता चली है कि ये कंडीशन पे ही उठा है कि ये कंडीशन ये है कि सेंटर इनके साथ एंगेज होंगे इस डिमांड के ऊपर। इनको जो सेपरेट स्टेट और त्रिपुरा लैंड बोलते हैं, त्रिपुरा लैंड को इनको चाहिए। जो प्रेजेंट त्रिपुरा है उसकी जो एक एरिया है, ये हम TTADC बोलते हैं इसको, ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये पर त्रिपुरा के अराउंड 2/3 एरिया है, ओवर 12 लाख लोग वहां रहते हैं, ज्यादातर ट्राइबल्स है। बोरोक लोग बोलते हैं इनको। तो बोरोक माने त्रिपुरी लोग है, रियांग्स है, कुछ मैते भी हैं, फिर एक नाओटिया करके ट्राइब है, हरेम, ऐसा बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं। तो ये सारे रहते हैं वहां पे। और तो इनको इनकी डिमांड है, बहुत पुरानी डिमांड है। ये IPFT का डिमांड जो है 2009 से चल रहा है, लेकिन इसके पहले तो एक इंसर्जेंसी की भी मूवमेंट आई है, जिससे तहत इन्होंने ये AFSPA की वो लागू किया गया था। हाँ, अब हटाए गए हैं। तो ये बहुत कुछ है। मैं सोचती हूँ कि एक बहुत ही पुरानी ये एक इशू है, तो इस पे हमें सेपरेट एक डिस्कशन होनी चाहिए, जो हम वायर की तरफ से करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग टाइम्स। तो ये जो है, अभी बात ये यहाँ तक आई है कि ये जो 48 आवर्स का जो इन्होंने ये ब्रेक दिया है, ये लगता है कि इस हफ्ते कमिंग वीक में जो मंडे से ये होगा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेंगे कुछ कॉन्वर्सेशन में। तो हमारे को तो ये समझ में आया है कि ये कॉन्वर्सेशन जो होगी, इनकी जो IPFT के जो डेलीगेशन दिल्ली में बैठे हुए हैं कई दिन से, तो ये किरेन रिजिजू जी के साथ होंगे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, तो इनके साथ होंगे। तो और स्टेट गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि इसके जल्दी से जल्दी इसका कुछ फैसला हो और कुछ शांति आए, क्योंकि तो दो बातें। एक तो ये जो ब्लॉकेट था, ये रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 8, जो एक ही कनेक्शन है मेनलैंड इंडिया के साथ, जो असम के थ्रू आती है। अभी पिछले साल भी वो रोड इतना खराब हो गया था, तो इसमें कोई बहुत सारे ट्रक्स, हजारों ट्रक्स रुके हुए थे महीनों। तो उसमें इनकी जो एसेंशियल सप्लाईज है वो जा नहीं पा रही थी, फिर सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा। तो उसके बाद रास्ता बनाए गए तुरंत और फिर जाए। और दूसरा ये है कि एक रेलवे लाइन एक ही है, ब्रॉडगेज वाला, जो दिल्ली के साथ आजकल एक डायरेक्ट ट्रेन है, तो वो भी ब्लॉक करके रखा है। तो एक मतलब लाइफ एक जो है वो एकदम रुक गई थी। तो इसमें सेंटर भी चाहता, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहते कि जल्दी से निपटे। तो ये मानिक सरकार जो है चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने राजनाथ सिंह जी को से बात हुई थी और बोले थे कि ये डेलीगेशन से मिलिए और इसको सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि सेंटर ही बात कर सकते हैं एक स्टेट का डिमांड। मतलब इन वे वो कह रहे हैं, जो बीजेपी नहीं मान रहे हैं, जो स्टेट बीजेपी है, वो कह रहे हैं कि आप डील कीजिए स्टेट में। क्योंकि देखिए ये एक ऐसी स्टेट है, वो भी इलेक्शन में जा रही है 2018 को शुरुआत में, 2018 की शुरुआत में। तो उसमें एक मानिक सरकार का गवर्नमेंट जो है ये 90s से चल रही है, तो ये अब 4th टर्म के लिए जाएंगे ये 2018 में। और बीजेपी को ये जो असम के विन के बाद इनको एक टारगेट है ये त्रिपुरा। तो इसमें और ये जो चीजें हैं इनकी, जो इतनी जो एक पॉलिटिकल एक अपहीवल जो चल रहा है अब ये ब्लॉकेट की वजह से, तो उससे कहीं ना कहीं जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है तो उस पर असर तो आएगी। तो मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन है, जो मेन बीजेपी जो चाह रहे हैं अभी कि इसको कंट्रोल पॉलिटिकली इन करे, तो उसमें ये फायदा देख रही हैं, बीजेपी देख रहे। तो मुझे लगता है नॉट जस्ट बीजेपी, ये बाकी के जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस है, तृणमूल है, ये सारे भी देख रहे हैं। तो बीजेपी ने जब एक बंद दिया, बंद अगेंस्ट बंद, आप सोचिए, तो ये बीजेपी ने भी घेराव किया। तो वो फिर वो देख के कांग्रेस भी एक दिन का बंद दिए। तो इसमें आप सोचिए कि स्टेट के जनता के साथ क्या हो रहा है। मतलब ये एक इतनी पॉलिटिकल एक गेम चल रही है वहां पे। तो मुझे लगता है कि सेंटर को कुछ करना तो चाहिए तुरंत, कि इसकी शांति हो और नॉर्मल लाइफ वापस आए, और एक अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ा सा हटे लोगों के बीच में से। ये जो मांग है IPFT की अलग राज्य बनाने की, इस पर आपको क्या लगता है कितनी जायज है? देखिए जो एक अगर आप इनकी इशू देखें तो
ये इशू पार्टीशन के टाइम तक जाता है। मतलब 19 जब 47 पार्टीशन हुआ, क्योंकि ये स्टेट जो है ये बांग्लादेश को, उस टाइम इस पाकिस्तान था, उसका बॉर्डर शेयर करती है। तो उसमें आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊं, इसमें जो 1941 के जो सेंसस था, तो 1941 के टाइम पे तो ये 53% इनके जो बोरोक लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, 53% ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसमें जब 1951 हुआ तो उसमें वो एकदम से आके 37% हुए। तो आप सोचिए 41 और 51 के बीच में कितने रिफ्यूजीज और कितने माइग्रेंट्स इस स्टेट ने अकोमोडेट किया है। तो उसके बाद 1981 में 31%, फिर ये लेटेस्ट जो 2011 के सेंसस है उसमें 30%। तो दैट मीन्स इंडिजिनस पीपल जो है वो 30% में आ गए हो, और जो माइग्रेंट वो 70% में है। और ये इनके जो लैंग्वेज, और ये कॉकबरॉक करके इनके लैंग्वेज है, तो ये सब का भी एक वो देखते हैं कि हमारी वो भी एक ऐसी मतलब थ्रेटन हुए हैं। तो ये सब चीजें भी है, क्योंकि जो बंगाली है वो मेन लैंग्वेज बन गया है, और इनकी सोशल कल्चरल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, तो इनमें सब में दी द बंगालीज कंट्रोल। सो उसमें ये इनको बस ये बात एक फ्रिक्शन है, जिसके वजह से एक इंसर्जेंसी भी शुरू हुआ था। जैसे आप 60s में, आई थिंक लेट अर्ली 70s में इन्होंने एक पोस्ट वो भी शुरू किया था, त्रिपुरा सेना करके। फिर उसके बाद वो जाके लेट 70s में वो त्रिपुरा, आई थिंक नेशनल वॉलंटियर्स ऐसे भी बने। तो एक टेररिस्ट ग्रुप थे ये, तो ये मिलिटेंसी शुरू हुआ। तो उसमें इसके अगेंस्ट फिर बिल एक लाए गए इन्होंने, ये जो ऑटोनोमस काउंसिल जो अभी हम बात कर रहे थे हम, उसको लाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था असेंबली में 79 आई थिंक। तो उसमें देन द लोकल जो माइग्रेंट्स थे, बंगाली माइग्रेंट्स, तो उन्होंने एक मूवमेंट एक बैनर के साथ शुरू किया था, आमरा बंगाली और समथिंग लाइक दैट। सो देन दैट लेड टू अ लॉट ऑफ वायलेंस, एंड बहुत सारे लोग मरे भी थे उस इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो उसमें ये जो हुआ था, तो उसके बाद फिर इंसर्जेंसी चलने लगे हो बहुत सारा। तो उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर सब मिलके एक आर्मी का एक वो चला, और उसमें क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो चिटागोंग एरिया में भी घुसते हैं। तो इनकी बांग्लादेश सरकार के साथ सुनने में आया कि बहुत मदद हुई, और उससे एक तरह से मतलब इंसर्जेंसी खत्म करने में इन्होंने, और वीकन बोले तो अच्छा है कि इसको करने की एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुए। तो उसके बाद इन्होंने 2015 में इन्होंने ये AFSPA हटा दिया था। तो एकदम से शांति आ गई थी। फिर एकदम एक बार और आ गई है अभी एक अनसर्टेनिटी, और जो पुरानी बातें और फिर दोबारा आ गया है। तो उसमें अब देखना पड़ेगा कि ये 2018 तक तो मुझे नहीं लगता ये शांति आएगी, जब तक एक नई गवर्नमेंट व कुछ एक असेंबली का हो जाए इलेक्शंस, उसके बाद ये मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म फिर कुछ होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का जो इनका प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो है, ये पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, जो IPFT है ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनकी भी एक रोल आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा। क्या हम कह सकते हैं कि ये आने वाले चुनावों में अपने लिए कोई भविष्य तलाश रहे हैं? हाँ, ये आप मतलब श्योरली कह सकते हैं कि ऐसा तो कुछ होने वाला है। त्रिपुरा से रुक करते हैं असम का। असम में पिछले हफ्ते हमने बात की थी बाढ़ की, पूरे ही पूर्वोत्तर के राज्यों को बाढ़ ने प्रभावित किया था। फिलहाल बारिश रुक गई है, बाढ़ का पानी है अभी भी भरा हुआ है, बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे उस वक्त। बात है उन तक मदद पहुंची और पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन, इन सब की क्या योजना है, क्या सरकार का रोड मैप है? खासकर असम की बात करेंगे क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो क्या सरकार का रोड मैप है, किस तरीके से वहां रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है, क्या है वहां योजना सरकार की, इस बारे में बताइए। देखिए, ये सोनवाल जी जो हैं, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनवाल, इन्होंने जुलाई 18 को एक मीटिंग की है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में, और एक इनकी मिनिस्ट्रियल एक डेलीगेशन भी साथ गए थे। तो उन्होंने जो बात वहाँ से निकली कि उसमें प्राइम मिनिस्टर के एक स्पेशल प्रोग्राम और फ्लड इरोजन कंट्रोल के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम की मांग रखी गई है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिन में आपको दिखने को मिलेगा कि एक स्पेशल कुछ कर रहे हैं, तो उसमें शायद आएगा कुछ। और उस मीटिंग के बाद मतलब ये मीडिया रिपोर्ट्स है, तो उसमें गवर्नमेंट की, अपनी स्टेट गवर्नमेंट की अपने ही आंकड़े में से निकल के आया है कि 29 डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 25 लाख लोग अफेक्टेड है। तो अभी तो फिलहाल बारिश रुक गई है और बहुत ही धूप निकल रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी कम से कम 1000 गांव अभी भी पानी के अंदर हैं। तो ये जो रिहेबिलिटेशन की बात आप कर रहे हैं, और ये जो चीफ मिनिस्टर अभी पीएम मोदी के साथ बात की, बहुत ही जरूरी एक हस्तक्षेप होगा अगर सेंटर करे तो, क्योंकि हर साल ये होता है कि ये चीज जैसे एक एनुअल फ्लड आती है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं, मीडिया भी भूल जाती है, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो ये सब कुछ जैसे ज्यादातर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बस गरीब लोगों पे ही डाल दिया जाता है कि अब आप देखिए आपका। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसको इन्होंने फ्लड्स होने से पहले, जो सीजन आने से पहले, चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारे मीटिंग्स किए थे और बहुत सारे पैसे भी रिलीज किए। एक रिकॉर्ड मनी इन्होंने जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को रिलीज किया था, ये 347.67 करोड़ पहली बार हुई है। तो उसका ये जो एम्बैंकमेंट्स थे और इनकी रिपेयर के लिए, तो और इनकी देखभाल के लिए, तो ये एक इन्होंने एक डेडलाइन भी दिया था। पहले मार्च 31 था, जाके अप्रैल 30 हुआ, तो उसमें भी काम खत्म नहीं हुआ। तो ये जितने डीसी और ये जो जितने ऑफिशियल्स है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, इनको ये दायित्व दिया गया था। तो क्या उसकी भी कुछ जांच होगी? तो ये सब भी चीजें देखना पड़ेगा आने टाइम पे कि मतलब जस्ट पैसे तो है, पैसे तो मिलेंगे, शायद सेंटर से भी मिलेंगे, और सेंटर दे भी रहे हैं। अभी अरुणाचल को भी रिलीज किया है, असम को भी रिलीज किया है, लेकिन उसका होगा क्या? उसके आगे जाके कुछ फायदा होगा, लोगों तक ट्रिकल डाउन होगा, ये देखना है। ये जो आपने बताया था एसडीआरएफ वाला फंड, इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स थे जो पिछले साल भी दिए गए थे, उसका क्या हुआ? एम्बैंकमेंट की आपने बात की, मैंने अभी एक रिपोर्ट में पढ़ा कि अरुणाचल से पानी छोड़ा गया और वो सीधे जाकर लखीमपुर जो पूरा डूबा है वो अरुणाचल से छोड़ा गया पानी था। तो वो जो बांध बनाए गए थे, वहाँ जो तटबंध बनाए गए, उनका क्या हुआ? उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हर साल पुनर्वास के नाम पे हजारों करोड़ों रुपया केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को दिया जाता है, राज्य सरकार खुद भी फंड दे रही है। इस सब के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। पुनर्वास का काम लगातार जो है वो इन गड़बड़ झालों के बीच में चलता रहता है। जी, इसके अलावा जो बात आती है केंद्र द्वारा पैसे देने की, तो नमामि ब्रह्मपुत्र जो अप्रैल में खत्म हुआ है, अभी जो इवेंट हुआ था जी, उसके लिए केंद्र ने बहुत लंबा चौड़ा एक जो था बजट दिया था, बहुत सारा पैसा। यानी कि केंद्र के पास पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पैसा है, पर वो पैसा किस मद में जा रहा है, किस जगह वो उसे दे रहे हैं, ये समझने वाली बात है। पूरा जो नमामि ब्रह्मपुत्र को लेकर जो पूरा बवाल हुआ था उस टाइम पर भी, और जो लोगों ने सवाल उठाए थे, और उसका और ये जो रिहेबिलिटेशन का सवाल है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, नमामि ब्रह्मपुत्र ने तो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया था उस टाइम, और जो लोकल लोग थे उनको पसंद नहीं आया था, ज्यादातर लोगों को। लेकिन दो कारण था उसका। एक तो ये था कि एक जो पूजा किए गए नदी को, ये ब्रह्मपुत्र को हम हमारे गानों में, हमारे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, एक कल्चर में, सब में है ब्रह्मपुत्र। हम लोहित कहते हैं। तो लेकिन ये नदी को हम पूजा नहीं करते। तो ये जब पूजा की बात आई एक उसमें, और हरिद्वार से ये जो प्रिस्ट लेके गए और करवाए, और तो उसमें लोगों को थोड़ा सा एक लगा, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा ये शंकरदेव की जगह है जिसमें वैष्णव सेंट थे, तो उन्होंने ब्राह्मणिकल उसमें इन्फ्लुएंस की और इसकी जो पकड़ थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। तो एक थोड़ी सी उसमें लोगों को लगा। और
और दूसरी बात ये थी कि जब एनुअल फ्लड्स है और फ्लड ने मतलब नदी ऐसी हालत कर देती है लोगों को, तो उसमें इतने हजार करोड़ों का पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप उसमें आप क्या प्रायोरिटीज आपके सही हैं? तो इस पे भी लोगों ने सवाल उठाया था उस टाइम। तो मेरी इंटरव्यू मेरे को एक इंटरव्यू दिया था सर्बानंद सोनोवाल जी ने अप्रैल में, ये नमामि कंट्रोवर्सी के बाद। तो मैंने ये सवाल इनको किया था, तो उन्होंने मुझे एक बात कहा कि हमारे मेन कारण ये था कि एक बाहर के जो एक गेज है, बाहर की एक नजर जो है असम पर, और ये है कि एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, एक बात दिखाई जाती है कि इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो और दूसरा बात यह है कि लोकल जो लोग हैं वो सोचते हैं नदी को एक ध्वंस मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली एक डिस्ट्रॉयर के हिसाब से देखते हैं कि हर साल आती है और हमारे सारे जो चीजें लेके जाती है। तो ये वो कह रहे थे कि वो जो परसेप्शन है इनसाइड आउटसाइड वाला जो परसेप्शन था उसको बदलने के लिए मेरा एक कोशिश था। तो उनका कहना तो यही था। तो चलो ये बात हो गई है अभी, लेकिन अभी देखने लायक होगा कि सेंटर ने अगर इतना मदद किया था फेस्टिवल के टाइम पे कि अब फ्लड के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। ये बस एक फेस्टिवल की बात थी और ये लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आना पड़ेगा, उससे रिजल्ट्स आनी पड़ेगी। अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगी तो आपको अगले साल उसका असर दिखेगा। तो ये है। इसी रिहैबिलिटेशन की जो बात हो रही है, हमने देखा कल ही आपने एक स्टोरी की थी जिसमें एमएलएस जो हैं वो आगे बढ़कर जनता की मदद कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। तो ये जो एमएलए पहली बार मेरे को ये एक सोशल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल मीडियम है और नॉर्थ ईस्ट में भी उसका असर है। तो उसमें किसी ने मुझे भेजा और बहुत ये सब आपको ट्विटर में, फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप में चलने लगा था। तो ये एक मिनिस्टर है, ये तोंगजम बिस्वजीत सिंह मणिपुर के। तो ये एक चीफ मिनिस्टरल कंटेंडर भी थे, बीजेपी से है। तो इन्होंने उनको दिखाया गया कि एक एम्बैंकमेंट जो इसकी ब्रीच हुई थी, मतलब ये टूटने लगा था, तो इनके अपने कंस्टिट्यूंसी तोंगजू में, तो वहां पे वो जाके कितने लोगों को ऐसे मदद की। और क्योंकि मिनिस्टर इस काम पे लग गए और अपने ही खुद ही शुरू हो गए, तो बाकी लोगों को भी, जैसे एसडीआरएफ है और बाकी इवन सीआरपीएफ और जो मणिपुर पुलिस के जो पर्सनल वहां खड़े थे वो भी कूदे वहां पे वो मदद करने के लिए। तो लोगों को मदद हुई। तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी गया कि मतलब हम बस बड़े बड़े गाड़ियों में निकल नहीं लेते हैं, हम ये भी करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद निकल के आया एक कांग्रेस की एमएलए जो असम से खबर आई, रूपजुटी कुर्मी, वो मरियानी एक कंस्टिट्यूंसी है, वहां से जीते हैं और पॉपुलर लीडर है वहां के। तो वो यंग लीडर है। तो उन्होंने भी ये एक एम्बैंकमेंट को लोगों को मदद की और उस सेम उसी तरह। और उसके बाद इन्होंने ये जो जितने रिलीफ मटेरियल है वो अपने बैग पे ले जाके लोगों को दे रहे हैं। जोरहाट एक एरिया है तो वो सब में। तो एक तरफ से आपको सुनने को मिलते हैं कि आजकल पॉलिटिकल कल्चर जो है, वो जो एमएलए मिनिस्टर है जो आपको दिखने को नहीं मिलते हैं एक बार जीतने के बाद, तो ये सब जो लोगों के बीच में पाया जाता है ऐसे एमएलए और मिनिस्टर, तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है लोगों को। और मुश्किल में जब एक फ्लड, एक अजीब सा वो एक सिचुएशन होता है जिसमें आपको बस 1 मिनट 2 मिनट मिलता है मुश्किल से, जो आपके चीजें आप बचा, आपके सब कुछ ले जाते हैं, तो छत तक ले जाते हैं, हर चीज, छोटी छोटी चीज आपकी ले जाते हैं। तो आप एक एकदम से रास्ते पे आ जाते हैं। तो अगर उस टाइम पे आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अगर आपके साथ होते हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगता है गया है। तो और इट इज ऑल्सो एक लेसन है बाकी लोगों के लिए, एक आशा भी है कि ऐसे भी कोई एमएलए और मिनिस्टर हो सकते हैं और आगे में जाके। तो मुझे ये लगता है कि सोनोवाल जी को भी, कि इनकी जो गवर्नमेंट है, इनको भी एक मैसेज जाता है कि आपको भी कुछ आगे करके दिखाना, जमीन में उतरना पड़ेगा, आपको भी कुछ करके दिखाना होगा। बस मतलब विल टू डू जो कहते हैं, जो इच्छा है करने की, वो तो दिखाई, मुझे लगता है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जाके काम पे, ग्राउंड पे उसका दिखेगा कि नहीं, ये लगता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से आपसे नॉटिस डायरी में मिलेंगे। धन्यवाद।